आज पॉलिटी का हम लोग संसद का पहला पार्ट लेके आए हैं। इससे पहले आपको इंट्रोडक्शन वीडियो मिल चुका है। इंट्रोडक्शन वीडियो में हमने बिंदुवार देखा कि पूरे चैप्टर में इस पूरे संसद के पार्ट बाय पार्ट में हम कौन कौन से भाग को कवर करेंगे और किस तरह से प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले संसद से संबंधित प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। मेंस लेवल में कैसे नोट्स लिखना है, इन सारी चीज़ों का डिटेल मैंने अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में दिया है। जो संसद का इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखे हैं उनको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो वहाँ से जाके उसे पहले देखकर फिर इस पर देखेंगे तो उन्हें आसानी से समझ में आएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार झा आप सबका स्वागत करता हूं निश्चय पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। और आप इस समय निश्चय पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर हैं। संसद का पहला पार्ट लोकसभा आज हम कवर करने जा रहे हैं। लोकसभा से बहुत सारे प्रश्न आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे, जिसे हमें बहुत ही विशेष ध्यान रखकर सॉल्व करने की आवश्यकता होती है। कूट वाले प्रश्नों में, सुमेलित करने वाले प्रश्नों में, संशोधन से अधिनियम जो संशोधन बने हैं संसद से संबंधित, उन सब से प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम अगर संसद की बात करें तो 3 अंक, पहला राष्ट्रपति जो मैंने आपको पहले बताया है, दूसरा लोकसभा और तीसरा राज्यसभा। ये 3 अंग होते हैं संसद के, जिसमें राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा का संसद के कोई भी सत्र का अधिवेशन बुलाने की शक्ति रखते हैं। विधायी शक्ति भी उनकी जाने जाता है। ये राष्ट्रपति हमने आपको पढ़ाया, उसमें आप देखेंगे। वर्तमान में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसमें कार्य करने की पद्धति लोकसभा और राज्यसभा में होती है। लोकसभा में कितने अधिकतम सीटों की संख्या होती है वो आज देखेंगे। किस प्रकार से इसका गठन होता है वो देखेंगे। कौन कौन से योग्य होते हैं, इनका सदस्य बनने की योग्यता रखते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं उनका क्या रोल होता है, उनकी क्या भूमिका होती है लोकसभा में, उसको देखेंगे। कंप्लीट डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं हम लोग आज लोकसभा पर। आई होप लोकसभा आपको कभी परेशान न करे इस वीडियो के बाद, यही उम्मीद करता हूँ। राज्यसभा हम लोग अगले पार्ट में करने वाले हैं, तो राज्यसभा को मैं हटा देता हूँ। लोकसभा की सबसे पहले बात करें तो अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है। सबसे पहले तो ये प्रश्न मन में आता है कि अधिकतम सीटों की संख्या लोकसभा में कितनी है। तो अधिकतम सीटों की संख्या 552 है, जिसमें राज्यों के द्वारा प्रतिनिधित्व या चुनकर आने वाले सांसदों की संख्या टोटल 530 होती है। संघ एवं केंद्र, संघ या केंद्र जो आप समझ सकें, केंद्र से आने वालों की संख्या 20 होती है। और 2 एंग्लो इंडियन एक ऐसा समुदाय है जो कि जिनका एक विशेष रूप से प्रतिनिधित्व करने की प्रणाली शुरुआत में अपनाई गई थी कि संसद में भी उनके समुदाय का कोई ना कोई व्यक्ति प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए। तो एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 लोग होते हैं। टोटल जोड़ के 552 लोगों की संख्या होती है। 2009 के बाद इसको बढ़ाया गया था, 552 है। 552 में 2 एंग्लो इंडियन को 2020 तक, मैं आपको बता दे रहा हूँ, यहीं पे करंट अफेयर है ये, 2020 तक यह प्रावधान रखा गया था कि एंग्लो इंडियन जो होंगे उनका रखा जाएगा। उसके बाद हम इसका क्या करेंगे, सर्च करेंगे या इसकी जांच करेंगे या इसकी समीक्षा करेंगे और देखेंगे इस समुदाय की स्थिति क्या है। उसके आधार पर 2020 के बाद 2021 में वर्तमान केंद्र सरकार ने इस 2 एंग्लो इंडियन वाली समुदाय को हटा दिया है। इनका प्रतिनिधित्व अब नहीं होगा आगे। तो हमारे पास अधिकतम सीटों की संख्या लोकसभा में यदि वर्तमान में पूछता है तो 550 है। इसे आप याद रखिएगा, 2 हटा दिया गया। जब हम आगे लोकसभा की अवधि को देखते हुए चलते हैं तो सबसे पहले हम 500 अभी वर्तमान स्थिति देखेंगे। वर्तमान में हमारे पास क्या है सीटों की संख्या लोकसभा से। तो लोकसभा में हमारे पास वर्तमान में राज्यों से जो मैंने आपको 530 लिखा है वो 530 है। उसके बाद केंद्र से देखेंगे तो दिल्ली और पौंडीचेरी को मिलाकर 13 है और 2 एंग्लो इंडियन, टोटल 545 हमारे पास अभी सीटों की संख्या, जिस पर सांसद हमारे विराजमान हैं, सांसद हमारे निर्वाचित हैं। मनोनीत 2 और बाकी निर्वाचित हैं 545 हैं। टोटल अधिकतम संख्या हमारे पास 550 इस समय हो सकती है। यह जो अधिनियम लाया गया था
2026 तक इसको लागू किया गया है। सीटों की संख्या संसद में 2026 तक न बढ़ाया जा सकता है न घटाया जा सकता है। 2026 के बाद यदि समीक्षा करती है सरकार तो इसे रिक्त रूप से 552 जो था, जिसे 550 अभी वर्तमान में कहा जा रहा है, उसे बढ़ाया जा सकता है। जैसे जनसंख्या जिस क्षेत्र की बढ़ेगी वहाँ से सांसदों की संख्या भी बढ़ सकती है। इसलिए इन चीज़ों को आप याद रखिए। 2026 के पहले तो सीट संख्या बढ़ने वाला कोई क्वेश्चन आपसे मिलने वाला नहीं है। अब हम आगे देखते हैं तो ये हमारे पास टोटल जितना कहाँ से कैसे जीत के आते हैं, उनमें कितनी संख्या है उसको देखेंगे, कौन कौन से संबंधित प्रावधान इसमें बना है उसको देखेंगे, और उसके बाद इसके कौन से चुनाव की प्रक्रिया है वो देखेंगे। लोकसभा में जो चुनाव प्रणाली होती है, लोकसभा के चुनाव की जो प्रणाली होती है उसे हम प्रत्यक्ष प्रणाली कहते हैं, यानी हमारे द्वारा चुना जाता है लोकसभा में सांसद। हमारे द्वारा लोकसभा के जो चुनाव होते हैं उसमें हमारे द्वारा इनको मतदान दिया जाता है। संविधान में 61वें संविधान संशोधन अधिनियम में 1988 में मतदान की आयु 21 वर्ष को घटाकर टोटल 18 वर्ष कर दिया गया था। यानी भारत का जो नागरिक है जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है वो मतदान में भाग ले सकता है। इसी को लोकसभा चुनाव प्रणाली में आपको याद रखना है। कौन सा संविधान संशोधन में किया गया था ये भी आपको याद रखना है, 61वें संविधान संशोधन 1988 में, जिसे आप नोट डाउन करते हुए चलेंगे। जहां पर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की बात है प्रत्यक्ष रूप से, तो याद रखें 60 लाख की आबादी जिस प्रदेश की है वहाँ से इनकी सीटों की जो संख्या होगी उस राज्य के जनसंख्या के अनुपात के लिए एक माध्यम होती है। यानी उस जनसंख्या जो वहाँ की जनसंख्या है उस जनसंख्या के आधार पर सीटों की संख्या निर्धारित होती है 60 लाख से अधिक। जिस राज्य की 60 लाख से, राज्य की बात कर रहा हूँ याद रखें, जिला की नहीं, राज्य में जिस राज्य के 60 लाख से नीचे की जनसंख्या होगी वहाँ पर जनसंख्या के अनुपात में सांसदों का सीट निर्धारित नहीं होगा। जैसे हमारे पास बहुत सारे छोटे सिक्किम, गोवा ये सब राज्य हैं। सिक्किम, गोवा हमारे पास राज्य है जिसके अधिकतम आबादी 60 लाख से नीचे है, तो उन जगहों पर इस प्रावधान को लागू नहीं किया जाता है। इसे आप याद रखेंगे। इसे भी हम अगर देखें तो बहुत ही अच्छे तरीके से लोकसभा में निर्वाचन के लिए जो जनगणना के आधार पर जो संविधान में संशोधन किया गया था, 42वें संविधान संशोधन 1976 में राज्यों को लोकसभा के स्थानों पर आवंटन के लिए सन 2000 तक स्थिर कर दिया गया था। उसकी कोई भी प्रश्न इस तरह से आपको देखने को नहीं मिलेगा। मुख्य हमारे पास इस संबंधित और हैं कि लोकसभा में जो चुनाव प्रणाली होती है, लोकसभा में जो चुने जाते हैं लोग, उसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति का क्या विशेष भूमिका है, इनके लिए क्या प्रावधान रखा गया है ये। तो शुरुआती समय में जब हमारे पास संविधान का निर्माण हुआ था और हम लोकतांत्रिक व्यवस्था पर अपने आप को क्रियान्वयन के रूप में देश को समग्र विकास के लिए आगे ले जा रहे थे, तब हमने सबसे पहले 10 वर्षों के लिए इनके लिए आरक्षण की सुविधा रखी थी। ये संविधान में वर्णित है और ये कोई भी मन से जोड़ी हुई बातें नहीं हैं। आप इसे चाहें तो देख सकते हैं। संविधान में 10 वर्षों के लिए इसको रखा गया था 1950 से 1960 तक। फिर 1960 के बाद संशोधन करके इसे बढ़ाया गया और हर बार 10 वर्ष के लिए इसे बढ़ाता गया। लास्ट बार 95वां संविधान संशोधन 95 अमेंडमेंट में इसको 2009 तक 10 वर्ष आरक्षण बढ़ा कर रखा गया था, जो अभी तक चलाया जा रहा है। उसे हर राजनीतिक पार्टी अपने अनुसार उसे देखती है। ये वास्तव में स्वीकार करने योग्य है, इस पर कोई आलोचनात्मक बात नहीं है या निगेटिव थिंकिंग वाली बातें नहीं हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है जो जलता हुआ आग है, जो छुएगा उसे वो उसमें उसकी पूरा भविष्य, राजनीतिक भविष्य उसका दांव पे लग जाता है। वर्तमान में इस पर कोई भी प्रकार का ऐसा विधेयक या कोई भी ऐसा आरक्षण को समाप्त करने वाला कोई कानून या अधिनियम नहीं बनाया गया है। कभी कभी इसको भी बहुत राजनीतिक पार्टियां बड़े बड़े रूप से प्रस्तुत करती हैं, लोगों को बहलाने का, फुसलाने का प्रयास करती हैं। ऐसा कहीं भी विवरण अभी तक किसी भी सरकार ने नहीं किया है, इसे आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। इसके बाद जब हम देखते हैं तो हमें ये चीज़ समझना है, जैसे राष्ट्रपति आपने पढ़ा होगा, तो राष्ट्रपति में अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल हस्तांतरीय प्रणाली के रूप से अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, जो गुप्त मतदान प्रक्रिया से संपन्न होता है। वह मतदान प्रक्रिया हमारे पास इस लोकसभा चुनाव में नहीं होता है। हम प्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली पर नहीं चुनाव करते हैं, हम प्रत्यक्ष रूप से चुनाव करते हैं जिसमें
जनता, देश की जनता भाग लेती है और संसद के सबसे प्रमुख सदन लोकसभा में अपना प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों को चुनती है। न होने के कारण, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली न होने का क्या कारण है, स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। 1 2 3 ऐसे करके पॉइंट्स है जिसको आप उंगली पे गिन सकते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट। पहला, इतनी बड़ी आबादी को एक प्रिफरेंशियल वोटिंग सिस्टम में निर्धारित करना संभव नहीं है, उस पर खर्चों का आवंटन बहुत अधिक होगा। दूसरा, समय बहुत अधिक लगेगा। तीसरा, उतने संसाधन हमारे पास नहीं है जिन संसाधनों का प्रयोग करके इसे हम संपन्न कर सकें। ये 3-4 ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनके कारण हम अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लोकसभा चुनाव में नहीं रखते हैं। इन चीज़ों को आप याद करते हुए चलिएगा। लोकसभा में लोकसभा का सदस्य बनने की या लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए सदस्यता बनने की योग्यता क्या है, इसे आप समझ लीजिए। बनने की योग्यता, भारत का नागरिक हो, पहला बात, भारत का नागरिक होना आवश्यक है। भारत के नागरिक के बाद दूसरी, 25 वर्ष की आयु, न्यूनतम 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। पूरी कर चुका हो। अन्य लाभ के पद पर न हो, जो आप सभी में सुनते हैं, अन्य लाभ के पद पर न हो। दूसरा, पागल व दिवालिया न हो, पागल व दिवालिया न हो। इनके अलावा दल बदल कानून भी इन पर लागू होता है। इन चीज़ों को भी हमें देखते हुए चलना है। ये संसद की सदस्यता लेने की कौन कौन सी योग्यताएं हैं, वो हैं, भारत का नागरिक हो, उसे किसी भी अन्य लाभ के पद पर न पाया गया हो, उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष हो। ये मैं लोकसभा के बारे में बता रहा हूँ आपको। जब राज्यसभा में जाएंगे तो राज्यसभा का विवरण थोड़ा सा अलग हो जाएगा, आयु के सापेक्ष में देखेंगे तो उसे हम उस समय करेंगे। इनका, इसके अलावा ये योग्यता है, इनका पद कब इनसे लिया जा सकता है वो आपको समझ लेना है। दल बदल आधार पे पहले तो इनको हटाया जा सकता है। दल बदल कानून हमने पढ़ाया है, उसका भी वीडियो आपको इस डिस्क्रिप्शन के लिंक में अवेलेबल हम करा देंगे, जिसको आप देख सकते हैं। इनका पद कैसे जाएगा, स्थान इनका रिक्त कैसे होगा। सबसे पहले आपको समझ लेनी है दोहरी सदस्यता। कोई भी व्यक्ति एक समय में संसद के दोनों सदन का सदस्य नहीं हो सकता है। यदि वो दोनों सदन का सदस्य है तो उसे एक सदन का सदस्यता को समाप्त करने या इस्तीफा देने या अपने पद से त्यागपत्र देने की आवश्यकता पड़ेगी। दूसरा, अगर उसके में निम्नलिखित में से कोई भी योग्यता बाद में भी नहीं पाई जाती है, किसी प्रकार का उन्होंने अपने द्वारा मतदान के समय चुनाव आयोग को गलत इन्फॉर्मेशन दिया है, गलत सूचना प्रदान किया है, उस पर भी उनकी निहरता समाप्त हो सकती है, उनका पद रिक्त हो सकता है। तीसरा, स्वयं से वो पद त्याग दें। चौथा, अनुपस्थिति का मतलब बिना किसी सूचना के अधिकतम 60 दिनों तक यदि वो लोकसभा के सदन में, लोकसभा के कार्यवाही में भाग नहीं लेते हैं तो उनकी सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ये भी पद रिक्त स्थान है। 60 दिन, न्यूनतम 60 दिन, अधिकतम 60 दिन, आप ऐसे समझ लीजिए, बिना सूचना के। अन्य स्थितियाँ क्या है? अन्य स्थितियाँ ये हैं कि यदि कोई न्यायालय में उनको किसी प्रकार से चुनौती देता है और उनके जो भी सापेक्ष उनके लिए मानक लाए गए हैं उसे साबित कर देता है, न्यायालय के द्वारा दिया गया निर्णय इनके योग्यता पर भी प्रभावशाली होगा। ये आप याद रख सकते हैं। ये टोटल इनका वो था। इसके अलावा शपथ है इनका। शपथ के रूप में आप देखेंगे तो शपथ इनको जो सब लोग शपथ लेते हैं वही है। वेतनमान कहेंगे तो 1 लाख रुपए के ऊपर इनकी सैलरी है। 45,000 के आसपास इनको भत्ते मिलते हैं। इन सभी सुविधाओं को सांसद को, जो सुविधाएं शुरुआत से मिली जाती हैं, जो पुराने सांसदों को वर्तमान समय में सांसदों को प्राप्त हैं, इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो अलग से हमें पढ़ने की आवश्यकता है, अलग समझना है हमें। इन सब चीज़ों को लोकसभा में आप देखते हुए चलेंगे। लोकसभा में केवल एक अलग से हम वीडियो इसके लिए लाएंगे जिसमें लोकसभा के अध्यक्ष की शक्ति और लोकसभा के अध्यक्ष का गठन के बारे में हम आपको बताएंगे। तो वो लोकसभा के अध्यक्ष और लोकसभा के गठन की बात, लोकसभा के अध्यक्ष के गठन की बात अलग अलग प्रकार से है। आपको कभी कभी इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि किस राज्य से लोकसभा सदस्य की संख्या, सीटों की संख्या कितनी है? तो सबसे अधिकतम संख्या उत्तर प्रदेश से है। 80 लोकसभा में सांसद चुने जाते हैं उत्तर प्रदेश से। इस तरह से सभी प्रमुख राज्यों के नाम आपको याद कर लेने हैं, जो अलग अलग तरीके से आपको देखना है। लोकसभा का विवरण आपको 81 अनुच्छेद 81 में मिलेगा। शुरुआत में लोकसभा और लोकसभा से लेकर राज्यसभा मिक्स में है, यानी 80 में आप आएंगे तो राज्यसभा मिलेगा, क्योंकि उसे उच्च सदन बोला जाता है। संविधान में कहीं भी वो उच्च सदन निम्न सदन का वर्णन नहीं है।
इसलिए हम अपने लैंग्वेज में बोलते हैं। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा का गठन की बात कही गई है। उसके बाद लोकसभा में कौन सी योग्यता चाहिए, उसके बारे में लोकसभा के वेतन भत्ते क्या हैं, पदावधि कितनी है, ये सारा विवरण 81 से लेते हुए आप टोटल 122 तक जाएंगे। 79 से 122 तक पूरा संसद का डिटेल है, एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो आप देख लें। उसके अलावा लोकसभा में इतनी चीज़ें आपको पढ़नी थी जो फैक्ट्स चीज़ हैं, जो आपसे पूछा जाता है। इसके अलावा और कोई ऐसे पॉइंट्स नहीं हैं जो लोकसभा में आपको पढ़ने की आवश्यकता है। लोकसभा में जिसकी भी संख्या 530 में से किनकी सरकार बन सकती है, कितना आना चाहिए, तो 272 के ऊपर जितना आंकड़ा होगा वह पार्टी या वह दल, जो भी राजनीतिक पार्टी होगी, वो सत्ता में आने के लिए अपना दावा पेश करेगी राष्ट्रपति के सामने। अधिकतम सीटों की संख्या सरकार बनाने के लिए सत्ता पक्ष को 272 का आंकड़ा पार करना होता है। टोटल कितना 530 है, उसमें से 20 आपके केंद्र शासित जो टोटल है उनका था, जिसमें वर्तमान स्थिति में 530 हमारे पास राज्यों से प्रतिनिधित्व करने वाले हैं और 13 हमारे पास हैं, 2 केंद्र शासित पांडिचेरी और दिल्ली। ये दोनों आप याद रखिएगा। 530 में लगभग आप समझ लीजिए, 545 में समझ लीजिए लगभग आपके पास कितना 272 का आंकड़ा होना चाहिए, तो आप संसद में अपनी सत्ता या अपनी सरकार बना सकते हैं। और उन्हीं सांसदों में से एक व्यक्ति को, जो परंपरा चली आ रही है, चुनने का होता है, जो बाद में प्रधानमंत्री बनते हैं। अब प्रधानमंत्री बाकी सांसदों में से अपनी एक टीम बनाते हैं, अपनी एक मंडल बनाते हैं, जिसे मंत्रिमंडल या मंत्रिपरिषद कहते हैं, और देश की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। यही संसदीय व्यवस्था हमारे यहाँ चलती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है, जिसके यहाँ बहुत ही संविधान में अलग अलग प्रकार से संविधान में वर्णित प्रावधान रखे गए हैं, जो हर प्रकार से एक दूसरे पर कहीं ना कहीं से कनेक्ट होते हैं। अच्छे तरीके से मन से पढ़ने की आवश्यकता है आपको, और इसी तरह से अपने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में लगे रहिए। मैं निरंतर आपके लिए वीडियो लेता आऊँगा, और जैसे जैसे होता समय बीतता जा रहा है वैसे आप नोट्स बनाते चलिए। MCQ बार बार कहता हूँ, MCQ सॉल्व करिए। और रोज़ शाम में 7:30 बजे हमारा वीडियो अपलोड हो जाता है, उसके बाद आप कभी भी इसको देख सकते हैं। अधिक से अधिक कमेंट करके मुझसे जो भी प्रश्न आप पूछ सकते हैं, जिस प्रकार से सहयोग ले सकते हैं उस प्रकार से सहयोग लीजिए। आपका प्यार और समर्थन प्राप्त करने के लिए मैं आभारी रहूँगा। आगे अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।